पेपर कल चेक करा दूंगा मैं। प्रश्न खूब सारे हैं इसमें, 150 पौने 200 प्रश्न हैं। ये बहुत ही लेवल के हैं, थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना। और एमए वाले टॉपिक में लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद की जो योजना है उस पर बाद में काम करेंगे कि हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। पर अब आज संयुक्त राष्ट्र संघ, और जब शुरू में हमने बात कई बार इसमें चलाई कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ हम जब पढ़ेंगे, आज आपने भी जब इसे पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपने इसमें महसूस करी होगी। जो चीज़ इसमें पाई गई, जिसको हमने ज़्यादा ध्यान देना है या जिस पे लिखने वाले ने फोकस किया है, वो 2-3 चीज़ें वो हैं। एक तो इसके बनने से पहले के जो सम्मेलन हुए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं में से प्रश्न आता रहा है। दूसरी बात ये, उनके अंग कितने हैं, जो उनके नाम क्या हैं, उनके अध्यक्ष कहाँ रहे। प्रश्न इन दोनों चैप्टर्स में से बहुत ऊपरी आता है और इतना डेप्थ में नहीं आता, और लेकिन इसलिए ये ना रहे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ मैटर इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ भूल जाएं। जितना हो वो बढ़िया याद हो। इसलिए ये भी मत समझ लेना कि एमए वाले पोर्शन में पढ़ा है तो कोई पता नहीं कैसा प्रश्न आएगा जो हमें आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पिछले बार भी ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न तो आने वाले थे, पर या तो हमारी गहराई में कमी होती है तैयारी में, तो हम समझने में चूक कर जाते हैं। मैंने जिस ढंग से इसको पढ़ा है, जितना कुछ मैं समझ पाया 4-5 पेजों में जो मैटर मैंने निकाला, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और विशेषकर बात ये, कल वाले चैप्टर में 2-3 बातें बची हैं, अगर आपने वो पढ़ी हो, मैं थोड़ी सी वो बातें लिख रहा हूँ। एक तो ये घटना घटी थी, मेमल की घटना। मेमल जो नाम था एक बंदरगाह का नाम था, जो कहाँ पड़ता था, जर्मनी में, और इसे छीन किसने लिया था, लिथुआनिया। लिथुआनिया ने छीन लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर सका। एक एक लाइन आपको पेपर में अगर ये भी पूछा जाएगा तो 3-4 मुसीबतें रखेगा जो राष्ट्र संघ जिसे नहीं सुलझा सका। एक तो मेमल बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम ये है मंचूरिया। मंचूरिया प्रदेश कहाँ का है, चीन का। छीना किसने, जापान में 1931 में, और राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर सका। एक और है, इटली ने अपनी पुरानी हार का बदला लिया, किससे, अबिसिनिया से, और ये टाइम था 1935, और राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर सका अबिसिनिया के, इटली के खिलाफ। और जब जर्मनी को निशस्त्रीकरण के लिए दबाने की कोशिश की गई तो उसने भी 1933 में राष्ट्र संघ से त्याग पत्र दे दिया। ये 4 घटनाएं इतनी बड़ी हैं, इसके अलावा और नहीं देखने की जरूरत। और पेपर में प्रश्न ये आता रहा, मंचूरिया संकट किन 2 देशों से संबंधित था, चीन और जापान। टाइम है 1931। ये है घटनाएं, इसकी जो बच गई थी कल, टाइम हो गया था। आज एक ऐसी चीज शुरू कर रहा हूँ, और अगर उसमें कुछ रह भी जाए, कोई 1-2 चीजें अगर छूट जाए, तो इतना कुछ उसमें था, बहुत कुछ समेटने की कोशिश की। और अब ये देखो, इसके साथ अब कंपैरिजन भी करना है राष्ट्र संघ के साथ, सीधा नहीं पढ़ना इसे। जहां राष्ट्र संघ का निर्माता कौन था, विल्सन, और अमेरिका कोई उसने उसका सदस्य नहीं बनाया। इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। तो ये 2 नाम अब आपको बराबर चलाने हैं। अमेरिका में अलग अलग समय में 2 लोग, यहाँ 1941 का वर्ष, और 1941 के वर्ष में एक बार जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उन दिनों में अपनी सीनेट में एक दिन इसने एक भाषण दिया था, एक घोषणा भी करी थी कि मनुष्य के पास 4 चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए, कम से कम उसको 4 चीजों का अधिकार मिलना चाहिए। भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, एक उसको किसी भी चीज का अभाव नहीं हो, कम से कम जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो उसे मिलनी चाहिए, और एक भय से मुक्ति, डर नहीं है उसे दुनिया में कि कब मेरे को मार दिया जाएगा, कब मेरे पर आक्रमण हो जाएगा। उसने 4 स्वतंत्रताओं को पाने की घोषणा की थी कि ये होनी चाहिए, एक भाषण, दूसरी धर्म, तीसरा किसी चीज का अभाव, जरूरी चीजों का अभाव ना हो, और एक उसने बात कही थी भय से मुक्ति। ये शुरुआत कर दी थी उसने एक संस्था बनने की। और इसको कुछ हम यूं पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, आप कुछ यूं याद करें, 41, 41, 41, 43, 43, 44 और 45 और 45, ये यूं याद रखें। 3 बार 41 है, 2 बार 43 है,
एक बार 44 है और 2 बार 45 है। ये सारे वो सन हैं। कुछ नाम लिखूंगा इनके आगे जो आपने पढ़े भी हैं। कुछ सम्मेलन हुए, पहले मैं वो लिख देता हूँ, फिर उसमें क्या क्या घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं जो पेपरों में आने वाली हैं, उन पे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सालों के बीच में वो अस्तित्व में आया। लेकिन यहाँ एक बात ये भी याद रखना, राष्ट्र संघ तो केवल थोड़े से प्रयासों से ही अस्तित्व में आ गया, विल्सन की एक 14वीं लाइन से। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी घटनाएं घटी, एकदम से कुछ नहीं हुआ। और इनके नाम क्या हैं? ये सेंट जेम्स की जो मीटिंग हुई थी, जिसका आप कह सकते हो सेंट जेम्स पैलेस की घटना कह सकते हो, या सेंट जेम्स पैलेस का सम्मेलन कह सकते हो। एक सन फिट करते रहना, ये एक हो गया। 2 नंबर जो घटना घटी, अटलांटिक चार्टर, इसके आगे भी वही लिखोगे। तीसरी घटना घटी वाशिंगटन सम्मेलन, इसमें भी आप 41 लिखोगे। चौथी घटना थी मॉस्को सम्मेलन, लेकिन यहाँ आप 43 आ जाएगा। और 5वीं थी तेहरान सम्मेलन, यहाँ भी 43 आ जाएगा। छठा है डम्बरटन हाथ सम्मेलन, 44। 7 याल्टा सम्मेलन, 45। और 8 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। सिर्फ सन, तारीखों में नहीं जाना, तारीखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इतना नहीं। और इनको थोड़ा मैंने कुछ याद करने की वजह तो सीधे रट लिए मैंने, पर अगर आप लोगों को यूँ लगे आसान कर लेना। सेंट जेम्स पहले, सेंट जेम्स के साथ अटलांटिक महासागर में स्थित वाशिंगटन और मॉस्को में, तेहरान और याल्टा के साथ सैन फ्रांसिस्को गए। क्यों, कोई भी लाइन बना लेना, आपको याद हो जाएगा, वरना मुश्किल नहीं है। सेंट जेम्स सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर, वाशिंगटन सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इन पड़ावों से वो सामने आया। अब केवल ये इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ जो जुड़ी घटनाएं हैं वो पढ़नी है। आज तक पेपरों के लिए बच्चे जो याद करके जाते हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं पे प्रश्न भी आ जाता है और यही याद करके हम जाते हैं, और थोड़ा मुश्किल भी लगता है, इसलिए इतना ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा साथ साथ ही रटेंगे हम आज, जिसको थोड़ा रहेगी बात आसान। ये भी 1941 पहला। सेंट जेम्स पैलेस में 14 राष्ट्रों ने एक घोषणा की, ध्यान रखना, 14 राष्ट्रों की घोषणा की है, जिसको एंटर एलाइड डिक्लेरेशन, इसमें आप समझाने का मामला कम ही है, इसको समझना ही होगा। सेंट जेम्स पैलेस में 14 राष्ट्रों ने मिलकर शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था के बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से वायदे किए, वो घोषणाएं की। उनको एक नाम दुनिया में प्रचलित हुआ, एंटर एलाइड डिक्लेरेशन। और ये किससे जुड़ी है? सेंट जेम्स पैलेस के सम्मेलन से। एक इसको याद रखना, अटलांटिक चार्टर 2 लोगों में हुआ, एक तो रूजवेल्ट में और एक था चर्चिल। इन 2 लोगों ने 8 सूत्री घोषणा पत्र बनाया। 8 सूत्री घोषणा पत्र की जब उन्होंने दोनों ने साइन कर दिए, तो याद रखना इसी अटलांटिक चार्टर को ही राष्ट्र संघ का जन्मदाता कहा जाता है। इन 8 सूत्री घोषणा पत्रों में ही राष्ट्र संघ की बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात थी, और इसे जन्मदाता कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इस घोषणा पत्र को जो 2 देशों के बीच में हुआ, एक तो था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था इसमें इंग्लैंड। ये इसके साथ दूसरी बात है। टाइम लिखा हुआ है वही 1941, 3 तक तो 41 ही रहेगा। अगली बात है वाशिंगटन सम्मेलन, ये थोड़ा समझने का। देखिए वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। वाशिंगटन में 26 राष्ट्रों ने, वो 26 राष्ट्र जिन्होंने कभी दूसरे विश्व युद्ध में उन 3 शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जिनको आप धुरी राष्ट्र कहते हो, इटली, जर्मनी और जापान, वो 26 एक तरफ हुए और वो 3 एक तरफ थे।
हारने के बाद भी वो एक तरफ ही थे। लेकिन इसको वाशिंगटन सम्मेलन में इन 26 राष्ट्रों को एक नाम दिया उसने, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। वो नाम देने वाला व्यक्ति ये था, रूजवेल्ट। इसलिए इस घोषणा में जो नाम दिया गया, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा, किन के खिलाफ? धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, इसलिए इसको कहा गया संयुक्त राष्ट्रों का पिता, संयुक्त राष्ट्र के विचार का पिता रूजवेल्ट को। वाशिंगटन सम्मेलन में उसको संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया उसने, उसी के आग्रह पर इसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा, इसलिए उसे संयुक्त राष्ट्र का पिता, संयुक्त राष्ट्र संघ का पिता कहा गया। 26 राष्ट्रों की घोषणा थी ये। और अब यहाँ कुछ विशेष नहीं है, मॉस्को में केवल 4 देश थे, एक वही रूजवेल्ट, एक वही चर्चिल, एक चाइना आया था इसमें, और एक आया था रूस। रूस से एक व्यक्ति आता था जिसको आप नाम पढ़ोगे, स्टालिन, बहुत बड़ा नाम है इसका। कभी ये चाइना, एक ये भी था, ये 4 थे इसमें। ये आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मॉस्को सम्मेलन में कौन कौन थे, ये याद रखें। 43 में हुआ बस। यहाँ आ जाइए, ये भी कुछ विशेष नहीं है। तेहरान में भी रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन 3 लोग थे। अब यहाँ है 2 बातें। याल्टा सम्मेलन ने बहुत बड़ा काम किया, और डम्बल्टन ओक्स, ये आपसे पूछ लिया जाए डम्बल्टन ओक्स है कहाँ, तो ये वाशिंगटन के पास ही स्थित है। यहाँ हुआ, पर यहाँ ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये और याल्टा में इस पर बात हुई, वीटो समझते हैं, और आजकल है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी देशों के पास जो सुरक्षा परिषद के हैं, वीटो। याल्टा सम्मेलन, याल्टा कहाँ है? क्रीमिया में एक टापू है जिसका नाम है याल्टा। और याल्टा सम्मेलन का महत्व किस लिए, अगर पेपर में आ जाए तो, उसने कहा कि जो लोग इसके सदस्य होंगे स्थायी, उनको एक पावर दी जाएगी, वो होगी वीटो। तो याल्टा सम्मेलन का महत्व इसलिए हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये अंतिम सम्मेलन था, सान फ्रांसिस्को सम्मेलन। और सान फ्रांसिस्को सम्मेलन की एक खास बात यह है, जब ये बुलाया गया अमेरिका में, इस सम्मेलन के अप्रैल में होने से पहले ही 13 दिन पहले रूजवेल्ट की मौत हो गई। मतलब एक क्वेश्चन देखिए, जिसने सबसे पहले इसके ऊपर विचार रखे और वो व्यक्ति उसको बनाने से पहले ही मर गया, रूजवेल्ट। लेकिन इसके साथियों ने इसका घोषणा पत्र तैयार कर दिया और रूजवेल्ट की स्मृति में उसको फाइनल कर दिया। और ये आपके पेपर का बहुत बड़ा प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 का दिन, जिसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें हमारे पास इतने ही प्रश्न हैं। अभी बात आगे और बढ़ाते हैं। दोबारा याद रखें, संख्या भी याद रखें, कितने हो गई ये। जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7। यूं पूछा नहीं गया कभी, पर फिर भी पूछ ले। सेंट जेम्स पैलेस का सम्मेलन या सेंट जेम्स सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर में महासागर के मध्य दोनों मिले थे, एक जहाज पे मिले थे, पानी वाले जहाज पे। वाशिंगटन सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, तेहरान, डम्बल्टन ओक्स, याल्टा और सैन फ्रांसिस्को। ये तो नाम रखने हैं कि इन पौड़ियों से गुजरकर कौन अस्तित्व में आया, UNO। ये याद रखना है। पर एक नई बात, ये दिन याद रखना है। एक तो 24 अक्टूबर 1945। और ये पेपर में कितनी ही बार ये प्रश्न आए, बहुत बार रिपीट हुआ है, या तो ये या ये। और अब हम आते हैं अपनी ओर लौट कर। इस सम्मेलन में 2 भारतीय महिलाएं भी थी, गिरिजा शंकर वाजपेयी और विजयलक्ष्मी वही है ना, हाँ ठीक। वो सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी में मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, कितने साल हो गए इसे पढ़ते हुए। तो ये 2 औरतें यहाँ थी इसमें। अब गिरिजा शंकर वाजपेयी और विजयलक्ष्मी पंडित। अब जो बातें हैं वो हैं प्रश्न। ये एक ढांचा था जो रटने का था, अब है समझने का। वो ये देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी घोषणा हो गई, अब सवाल कुछ चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो ढांचा है, इस संविधान में 10,000 शब्द हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के।
111 धाराएं हैं और 19 चैप्टर हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आज तक बहुत कम पूछा गया है, पर हमें ये याद है। 10,000 शब्द, 111 धाराएं, 19 अध्याय। और अब आती है बात, इसका मुहर कैसी है, इसका झंडा कैसा है, इसकी सील कैसी है, जो 1946 में अपनाई गई। मेरे ख्याल से एक इस तरह का पृथ्वी का नक्शा है, ऊपर से ध्रुवों की तरह यूं लाइनिंग की हुई है। उत्तरी ध्रुव से जो दिखता है दुनिया का नक्शा, वो कुछ यूं बना हुआ है उसमें, और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियों की वो टहनियां दिखाई हुई, जैसे वो लगी हुई जिसको घेरे हुए हैं। इसी तरह का नक्शा है ना उसका। तो ये पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है, ये बहुत बार मैंने पढ़ा है कहीं कि वो जो पत्तियां किस पेड़ के, जैतून, याद रखना। और जो नक्शा है दुनिया का ऊपर से लिया गया, ध्रुवों से जैसा दिखता है वैसा लिया गया है। तो ये उसका संविधान, ये उसकी मुहर। झंडे में भी यही चिन्ह है, लेकिन झंडा थोड़ा सफेद और नीला मिक्स लिए हुए है वो। अब बात ये, इसके पहले अध्यक्ष पे तो बात में करेंगे, लेकिन अभी एक बात और, वर्तमान में ये है कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन। अगर मैं एक नाम और लिखूंगा उससे तो मुश्किल होगी। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। ये याद, एक और तरीका बताता हूं, वो आपको सबको आसान रहेगा। आप ये याद कर लें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कहाँ, बाकी सारी चीजें कहाँ, यूं याद कर लें, ज्यादा ठीक रहेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय, जो आप जिसे पढ़ते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसका मुख्यालय वहां नहीं है, बाकी सारी चीजें न्यूयॉर्क में है। एक ही चीज हेग में है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बजाय राष्ट्र संघ में भी वही थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये इसका ढांचा, ये इसकी मुहर, ये इसकी जगह मैनहट्टन न्यूयॉर्क, जहां ये है 17 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ था। और ये जगह जिस व्यक्ति ने पसंद की थी, वो व्यक्ति इसका पहला महासचिव भी था, नॉर्वे का त्रिगवेली। याद रखना, पहला महासचिव है इसका नॉर्वे, त्रिगवेली था, और इसी व्यक्ति ने वो जगह चुनी थी। 17 एकड़ भूमि है, और उस भूमि को जिस व्यक्ति ने दान, जिसने उसका नक्शा बनाया, या जो दान में आई, 2 लोगों का नाम है, हैरिसन और रॉकफेलर। हैरिसन तो उसका निर्माता है, उस मुख्यालय का, जो 1952 में बनकर तैयार हुआ ढांचा, जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन है, हैरिसन ने बनाया, और रॉकफेलर ने वो दी, भूमि दी। और ये 17 एकड़ भूमि जिसने पसंद की, त्रिगवेली ने। और ये याद रखनी है बात, हैरिसन ने उससे बनाया उस भवन को, और रॉकफेलर, डी रॉकफेलर इसका नाम है, जिसने वो दी। अब बात ये 4 बातें हो गई। और एक और बात, ये है तो आपके रटने की, पर चलो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, चलो मुझे भी याद हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जिन भाषाओं में काम होता है वो तो 2 हैं, लेकिन अधिकृत भाषाएं हैं 6। जिन 2 भाषाओं में काम होता है, एक तो है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। लेकिन एक लाइन और लिखी है उसमें, वैसे तो फैसले इन 2 भाषाओं में ही सुनाए जाएंगे, लेकिन अगर 2 पक्ष जो लड़ रहे हैं, अगर दोनों पक्ष आग्रह करें तो किसी तीसरी भाषा में भी काम लिया जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आग्रह नहीं किया जाए तो कितनी, अंग्रेजी और फ्रेंच, और कुल अधिकृत भाषाएं कितनी, 6। ये थोड़ा सा मामला पेचीदे हैं, पेपर में नहीं आए पर भी आ जाए तो पता नहीं। ये ढांचा तो हो गया। अब सवाल ये, और जहां तक मैं मानता हूं, पिछली जो 2nd ग्रेड हुई, पिछली जो 1st ग्रेड हुई, उन दिनों में एक प्रश्न बहुत जोरदार था, पेपर में नहीं आया, अब आ सकता है। इसके सदस्य राष्ट्र वर्तमान में हैं कितने, ये, और लास्ट में बनने वाला ये देश है दक्षिणी सूडान। ये जब हमने पिछली बार पेपर दिया था तब भी बड़ा प्रश्न था, हमने बहुत याद किया, लेकिन वो आया नहीं तब। लेकिन अब आ जाए तो ये, इसकी संख्या 193 और वर्ष था 2011 जब ये शामिल हुआ दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। अब सवाल ये, सदस्यता देता कौन है? देने का काम तो यही करती है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की। ये सीधा रटना है। नए राष्ट्र को सदस्यता तब मिलेगी
जब वो लिखित में सिफारिश कर देगी सुरक्षा परिषद, और उसका नियुक्ति का पूरा मामला तय कर देगी महासभा। अब जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंगों में कुछ नाम लिख रहा हूं। पहले तो पहला नाम ही यही है, महासभा। दूसरी का नाम है सुरक्षा परिषद। तीसरी का नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर एक और है ट्रस्टीशिप की सिद्धांत वाली न्यास परिषद। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और फिर है सचिवालय। ये 6 हिस्से हैं इसके, और इन 6 हिस्सों के साथ मुझे नहीं लगता आपसे कोई प्रश्न ये करेगा कैसे इनकी निर्वाचन प्रक्रिया है, कैसे कौन से मत पड़ते हैं, कोई नहीं पूछेगा। कुछ स्टेटमेंट मुझे ठीक लगे जो इतना ही मैं पढ़ूंगा और उसी में से बात बनेगी। जैसे ये महासभा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया का अंतःकरण है, सारी दुनिया का चेतन स्रोत है, और विश्व की लघु संसद है, और विश्व की नगर सभा है। 4 स्टेटमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। विश्व की लघु संसद, विश्व की नगर सभा, विश्व का अंतःकरण, और मानवों का, सामाजिक मानवों का चेतन स्थल। ये नाम याद रखने इसके साथ। दोबारा बोल रहा हूं, समाज का चेतन स्थल, विश्व का अंतःकरण, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद, और संसार की नगर सभा। विश्व की नगर सभा या संसार की नगर सभा किसके साथ जुड़ी ये बात? महासभा के साथ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का हर सदस्य राष्ट्र महासभा का हिस्सा है। और पहले हमने पढ़ा था कितने प्रतिनिधि आते थे एक देश से? 3 राष्ट्र संघ से। यहाँ कितने आ सकते हैं? लेकिन वोट कितने होंगे? एक बात तो ये। अब यहाँ आ जाइए सुरक्षा परिषद। लेकिन ये भी याद रखना, इसकी बैठक जिस जगह पहले हुई थी वो जगह इंग्लैंड के लंदन में है, और वो जगह है वेस्टमिनिस्टर हॉल, जहाँ आज भी उनकी संसद की बैठकें होती हैं इंग्लैंड में। ये महासभा का पहला वो स्थल है जहाँ इसकी सभा हुई, वेस्टमिनिस्टर हॉल, ये याद रखना। अब यहाँ आ जाइए सुरक्षा परिषद, और यहाँ तो ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, पर कुछ है बताने को। सुरक्षा परिषद को पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहते हैं। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय। और आगे बढ़िए, एक विद्वान ने बहुत बड़ी बात कही, पामर महोदय ने, पामर और पार्किंस, 2 विद्वान हैं, पामर और पार्किंस। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है सुरक्षा परिषद। और एक विद्वान और हैं कुशमैन। 3 नाम दोबारा बोल रहा हूं। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो एक सीधा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल सुरक्षा परिषद। दूसरी जो बात है, पामर और पार्किंस ने कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद। तीसरे विद्वान है कुशमैन। कुशमैन ने कहा पूरी दुनिया का पुलिसमैन है सुरक्षा परिषद, पूरी दुनिया की पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। अब एक बात और, सुरक्षा परिषद का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 27 से 51 तक है। ये याद रखना, 27 से 51। और ये जो 27 मैंने लिखा है ये बहुत बड़ी बात है। और सॉरी 23 से 51, 23 से 51 तक इस अनुच्छेद में सुरक्षा परिषद का वर्णन है। और आपसे अगर प्रश्न कर लिया जाए कि वीटो का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 27 में है। एक प्रश्न लगा ठीक मुझे, जिसका अनुच्छेद भी हम पढ़ लें, 27, अनुच्छेद 27 में वीटो का वर्णन है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं मना करता हूं। और ये बात आप समझ लेना थोड़ी, ये चीज तो ढांचा सीधा रटने का था, और ये बात आप बेहतर अब तक कितनी लाइफ में हम पढ़कर आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। एक बात आपको पता होगी, सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कितने हैं? 5, और आज की तिथि में अस्थायी कितने? 10। आप वर्तमान को याद रखो, पेपर में वर्तमान से बात पूछी जाएगी। तो 10 जो अस्थायी हैं उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए? 2। और कौन करती है? महासभा। अब सवाल ये है, जैसे 5 लोग हैं, डिसीजन बहुमत से ही होता है,
किन 5 लोगों का जिनके पास क्या है? वीटो। वीटो एक निषेधाधिकार है, वो मैंने कह दिया मैं मना करता हूं। लेकिन यह ध्यान रखना, पारित तो वो बहुमत से ही होगा कोई प्रस्ताव, लेकिन 4 लोग एक तरफ हों और एक व्यक्ति मना कर दे कि मैं मना करता हूं, मैं वीटो का उपयोग करता हूं, तो क्या वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए इसको बहुत बड़ी पावर कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आज तक सबसे पहले वीटो का जिसने प्रयोग किया वो सोवियत संघ था। आज तक सबसे ज्यादा जिसने प्रयोग किया वो भी सोवियत संघ ही था। और एक याद रखना, इसी बार बार सोवियत संघ के इसके वीटो करने के कारण सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रेई को एक नाम ही दे दिया गया, मिस्टर नॉट। क्या आपने हर बात में क्या कहना है? ना, मिस्टर नॉट। और वो गलत नहीं था। आप एक बात जानते हो, आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एक अखाड़ा बनकर रह गई है। उसमें देश कौन कौन से हैं भला जिनको वीटो है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। क्या ये बड़े लोगों के हित आपस में नहीं टकराते हैं? और ये सारे मिलकर मोर्चा किसके खिलाफ खोल रहे हैं? रूस के खिलाफ। और आप जानते हो शीत युद्ध हुआ, और शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ टूट गया, तो उन दिनों में भी अमेरिका किसके खिलाफ जालसाजी कर रहा था? रूस के खिलाफ। तो आप समझ सकते हो रूस ने ज्यादा बार वीटो क्यों किया। शायद अमेरिका भी दुख पा रहा होगा कि मैंने रूस को ये वीटो दे क्यों दिया। और रूस ने सबसे ज्यादा अगर वीटो का इस्तेमाल किया है तो समझ लीजिए संसार का बचाव ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीन, रूस, अमेरिका ये सारे मिलकर, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये काम खराब कर देते। इसलिए वीटो पे इतनी बात जरूर जान लें, हम केवल यही समझते रहे वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, मना करना। बात तो यही है, मैं मना करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बार प्रयोग किसने किया है? हाँ, एक चीज और बारीक बात, मान लीजिए 5 देश बैठे हैं और उनमें किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं है, और बहुमत से निर्णय होता है जिस तरफ 5 में से 3 हो जाएंगे वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मना एक भी कर दे, देखो मना कर दे तो काम खराब हो जाएगा, एक भी अगर कर दे तो समस्या क्या हुई? यहाँ ये ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति सदन से उठकर चला जाए, मान लीजिए अमेरिका वाला दल का व्यक्ति उठकर चला जाए, तो उसे वीटो नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा के विरोध दर्ज नहीं कर रहा। इस प्रक्रिया को कहते हैं ना वोट देना, ना काम करना, ना वीटो करना, उठकर एसबेस्टन। इस प्रक्रिया को कहते हैं एसबेस्टन, जिसमें आप उपस्थित नहीं होते, आप चले जाते हो, वीटो नहीं करते, इसको वीटो नहीं माना जाता। तो वीटो माना तब जाता है जब आप उपस्थित भी हो और स्पष्ट आप उल्लेख कर दें कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वो हो गया, वो वीटो हो गया। और ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रयोग उसका रूस ने किया, सोवियत संघ ने किया। आंद्रेई जो उसके विदेश मंत्री थे सोवियत संघ के, जिनको लोगों ने कहना ही शुरू कर दिया, जैसे पेरिस के अखबारों में छपता था ना राष्ट्र संघ के लिए, कि राष्ट्र संघ एक ऐसा कुत्ता है जो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। तो यहाँ रूस के आंद्रेई के लिए एक बात प्रचलित हो गई कि ये मिस्टर नॉट हैं, इन्होंने मनाही करनी है। अब बात ये सुरक्षा परिषद की बात हुई, और अब यहाँ आ जाइए। अभी एक बात और जो मैंने नहीं बताई कि इसके उद्देश्य क्या थे, और एक उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, दुनिया में फिर से शांति स्थापित कर, आपसी मामलों को विचारों से सुलझाना और मानव कल्याण के लिए प्रयास करना। जो काम कौन कर रही है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक बात बता रहा हूं आपके काम की, अगर आप पेपर में उत्तर दोगे तो वहां गलती करोगे। आपने कुछ नाम बड़े पड़े हुए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत काम कर रही है। आपसे पूछा जो किसके नीचे काम करती है, तो हम तुरंत उत्तर ये लगा दें, तो ये है, ये ध्यान रखो, इनके नीचे काम करती हैं वो संस्थाएं, इनके नीचे नहीं करती। इन लोगों ने तो जो काम किए हैं वो एक ही याद रख लेना, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, यहाँ मजदूरों के लिए काम भी हुआ। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वो काम भी इसने किया है। और पूरी दुनिया में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए जो काम कर रही है संस्था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आप यूं कह सकते हो पूरी मानव जाति का आर्थिक उत्थान और सामाजिक कल्याण। सामाजिक उत्थान जिसमें रंग भेद की नीतियां, जाति प्रथा की नीतियां, छुआछूत, ये सारी इनको दूर करना, और मनुष्य गरीब ना रहे, वो 2 वक्त की रोटी कमा के खाए, इन पर काम करती है कौन? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। लेकिन ध्यान रहे, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनिसेफ किसके लिए काम करती है? छोटे बच्चों के लिए। और वो किसके नीचे काम कर रही हैं? दोनों संस्थाएं महासभा की। इनको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कल हम करके मेडेंट प्रथा हमने राष्ट्र संघ में पढ़ी थी, ये भी वही है।
बड़े राष्ट्रों को छोटे राष्ट्रों के विकास का जिम्मा दे देना, ये मेडेंट प्रथा कहलाती है। ये है बात अंतर्राष्ट्रीय न्याय। और इसकी बात ये, इसमें न्यायाधीश 15। अगर ये पेपर में आया तो ये नहीं आएगा। कैसे आएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, हॉलैंड में है, नीदरलैंड में आ जाए तो भी गलत नहीं है, वो वही है। और 15 जज, और वो अपने में से ही एक सभापति चुन लेते हैं, एक उपसभापति चुन लेते हैं। फैसला किससे? बहुमत से, ज्यूरी से होता है वहाँ। लेकिन सवाल ये है, हमारे देश के कौन कौन लोग पहुंचे हैं यहाँ, ये है। और अब मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, अगर इन दिनों में पेपर आया तो भारत का भी नहीं, राजस्थान का, जोधपुर का, जो अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी रह के गए हैं, दलवीर भंडारी, बहुत बड़ा नाम है दलवीर भंडारी। और एक व्यक्ति अभी थोड़े दिन पहले और जोधपुर के थे, वो जोधपुर के दलवीर भंडारी नहीं, एक और थे अभी थोड़े दिन पहले रह के गए, मैं नाम भूल गया उनका, उनके फादर भी वकील थे, फिर जज रहे, जोधपुर के हैं वो, उनका नाम भूल गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में थे, अभी भी निकले हैं, उनकी जगह पे दूसरे आए हैं, ये अभी मेरे को नाम नहीं पता। नगेंद्र तो 73 और 82 में रहे हैं, नहीं दत्तू से ठीक पहले, लोढ़ा, जोधपुर के लोढ़ा जी, इनका पेपर में प्रश्न आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़े हैं, वो इससे भी जुड़े हुए रहे, इनका नाम उस किताब में छापा नहीं है अरविंद भास्कर ने, पर उसमें वो जुड़े हुए हैं। अब दोबारा बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है और उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, अपने में से एक सभापति चुन लेते हैं और फैसला ज्यूरी से करते हैं। पर बात यह है, सबसे पहले हमारे देश से जाने वाले कई लोग हो गए। अब एक तो नाम है नगेंद्र सिंह, जो 2 बार चुन लिए गए और 9 साल के लिए चुना जाता है, ये भी ध्यान रखना, एक व्यक्ति 9 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, वो 9 साल के लिए चुन लिए गए 1973 में, और फिर 82 में कार्यकाल खत्म हुआ, फिर चुन लिए गए। और अब बात ये, 2 लोग और हैं, जिसमें RS पाठक, BN राव। BN राव का नाम तो प्रसिद्ध होगा, सुना ही है, हमारे देश की संविधान सभा से भी जुड़े हुए रहे हैं। BN राव, RS पाठक, 2 नाम हो गए, और एक दलवीर भंडारी, ये नाम याद रखें। 4 नाम हो गए, नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, RS पाठक, BN राव और दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी का नाम पेपर में आ सकता है, ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ा नाम है ये। अब यहाँ, हाँ जी, हाँ है राजस्थान के, लेकिन लोढ़ा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस सरकार में पिछले टाइम में, अभी मुझे याद नहीं, पीछे याद था मेरे को, मैंने पढ़ा भी था पिछले एग्जाम में, पर अभी याद नहीं। वो सुभाष गर्ग नहीं, वो नहीं था, एक और नाम है वो, अभी मुझे याद नहीं है, वो पिछली क्रोनोलॉजियों में ही है, पढ़ा हुआ भी नहीं। सचिवालय के बारे में प्रश्न अगर बनता है तो आप ये पढ़ो कि इसका जो प्रधान होता है उसको कहते क्या है? महासचिव। वर्तमान में 2 नाम पढ़े, एक पहला एक वर्तमान। पहला तो हमने नाम ले लिया, नॉर्वे के थे, वो नाम ना पूछे जगह पूछ ले, नॉर्वे, और उसका नाम था त्रिगवेली। लेकिन यहाँ एक नाम और लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे एक और बना था, हर्सोल्ड। ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसको क्यों पढ़ना है? हर्सोल्ड की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इनकी याद में संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम ही रख दिया गया, हर्सोल्ड लाइब्रेरी। ये याद इसलिए रखना, पहले तो थे त्रिगवेली, त्रिगवेली के बाद बना हर्सोल्ड। हर्सोल्ड एक विमान दुर्घटना में मारा गया, उसी के नाम पर उसके पुस्तकालय का नाम रख दिया गया हर्सोल्ड लाइब्रेरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम है। और इसके बाद बना था यूथॉन्ट, और इसके साथ भी 2 बातें हैं। एक तो यूथॉन्ट वो है जो पहला कार्यवाहक है, किसकी जगह पर? हर्सोल्ड। जब इसका कार्यवाहक था, चुनाव हुआ, फिर इसी को ही चुन लिया गया। जैसे हम नहीं पढ़ते, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्ति हैं जो पहले तो क्या रहे? उपराष्ट्रपति, और वहीं से सीधे कन्वर्ट होकर कहाँ आ गए? राष्ट्रपति पद पर। तो हर्सोल्ड पहले तो कार्यवाहक रहे, कार्यवाहक के तुरंत बाद वो चुन लिए गए यूथॉन्ट। लेकिन यूथॉन्ट के साथ बात इतनी ही नहीं है, ये कहाँ के थे? बर्मा के, इसलिए एशिया का पहला महासचिव होने का गौरव भी प्राप्त है यूथॉन्ट को। ये एशिया के थे, बर्मा, ये याद रखना। इसलिए ये 3 नाम, नॉर्वे का त्रिगवेली, दूसरा हर्सोल्ड मर गया, उसी के नाम पर पुस्तकालय का नाम पड़ गया, यूथॉन्ट बर्मा एशिया का था, इसलिए एशिया से पहला महासचिव बना था ये।
और वर्तमान में जो है कहाँ का, दक्षिण कोरिया। बान की मून, ये याद रखना, वान की मून, ये याद रखना है, ये है ना दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के हैं ये, वर्तमान में ये जो प्रेजेंट में है। ये तो है इनकी ये बात। अब सवाल ये, इसमें बातें तो इतनी ही हैं, लेकिन अब बात यहाँ ये भी है, ध्यान रखना है। अब अगर इन दिनों में अगर आपको पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न आया, एक राय दे रहा हूँ, वो ये है, मान लो आप लोग अभी करंट जीके की तैयारी कर रहे हो और आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो,